नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। परिसीमन एक ऐसा शब्द जिसने देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। जिस प्रक्रिया का मकसद लोकतंत्र में बराबर प्रतिनिधित्व देना है, वही अब राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस ने परिसीमन का खुलकर विरोध करने का फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की सुप्रिया सूले के बाद अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कुछ शर्तों के साथ परिसीमन के समर्थन के संकेत दिए हैं। यानी विपक्ष के भीतर ही इस मुद्दे पर अब एक राय नहीं है। सवाल सिर्फ परिसीमन का नहीं है, बल्कि उसके तरीके का है, समय का है और राजनीतिक असर का है। सत्ता पक्ष कह रही है कि लोकतंत्र में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय होना चाहिए। विपक्ष का एक बड़ा वर्ग आशंका जता रहा है कि अगर मौजूदा आधार पर परिसीमन हुआ तो दक्षिण और जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। तो क्या विरोध परिसीमन का है या उसके फॉर्मूले का है? क्या यह संवैधानिक प्रक्रिया है या कोई बड़ी चुनौती रणनीति बन गई है? और अब सबसे बड़ा सवाल, जो परिसीमन से पहले ही हो जाना चाहिए था, उसके खिलाफ अब इतना बड़ा राजनीतिक मोर्चा आखिर क्यों? आज की बहस इसी बड़े मुद्दे पर होगी, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि इससे पहले एक बार और सरकार की ओर से करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब ये पूरा नहीं हो पाया था। हो सकता है कि मॉनसून सत्र के दौरान ये ऐतिहासिक फैसला देखने को मिले। अगर ये फैसला पारित हो जाता है तो ऐतिहासिक ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार सरकार नहीं पास करा पाई थी ये बिल संसद में, अब एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं। अब खबर क्या है? सुप्रिया सूले के बाद अब संजय राउत ने भी शर्तों के साथ परिसीमन को समर्थन के संकेत दे दिए हैं। और साथ ही कांग्रेस की बैठक में परिसीमन बिल के विरोध का फैसला हुआ है। यानी कांग्रेस तो खुलकर इसके विरोध में। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है। तो परिसीमन का विरोध कांग्रेस खुलकर कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से बदलाव हुए हैं तमाम चीजों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, ये उम्मीद जरूर है सत्ता पक्ष के पास कि हो सकता है इस बार ये जो बिल है ये पास हो जाए। लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी तरह से एक्टिव अलर्ट मोड पर है। मंथन चल रहा है कि विधेयक अगर ये पेश किया जाता है तो इसे पारित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अंक गणित में कुछ बदलाव हुए हैं, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये बिल पास हो जाए। लेकिन क्या परिसीमन का मुद्दा विपक्ष को बांट देगा? क्या ये जो विपक्ष अपनी ताकत एक साथ एक मंच पर आने का दावा करता है, क्या विपक्ष एक साथ खड़ा हो पाएगा? और परिसीमन पर कांग्रेस के विरोध का आखिर मतलब क्या है? क्यों कर रही है विरोध कांग्रेस? एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, तो परिसीमन का आखिर क्यों विरोध है? क्योंकि देखिए, एक तरफ एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर परिसीमन होता है जनसंख्या के आधार पर, तो जो साउथ के राज्य हैं, जो दक्षिण के राज्य हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने लगातार इस बात का ध्यान रखा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो वो भी देश के लिए नुकसानदायक साबित होता है। ऐसे में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत मशक्कत की है। अब ये पूछ रहा है एक पक्ष कि अगर जनसंख्या के आधार पर ऐसा होता है तो ये तो उनके साथ अन्याय होगा, उनका प्रतिनिधित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका जवाब आता है कि जब एक व्यक्ति के पास एक वोट है, एक उसका मूल्य है और उसके लिए प्रतिनिधि होना चाहिए, अब जिन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है उनके पास प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए, तो फिर आखिर उसमें दिक्कत क्या आ रही है? लेकिन अब इंतजार करना होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर परिसीमन का विरोध हो क्यों रहा है। विपक्षी पार्टियों के बीच परिसीमन पर पैदा मतभेद को लेकर भी बहस तेज हो गई है। यह समझना भी जरूरी है कि सत्ता पक्ष परिसीमन क्यों करना चाहता है, और जो परिसीमन पहले ही हो जाना चाहिए था उसमें अब देरी के बाद ये तमाम बहस क्यों? क्या परिसीमन का मुद्दा विपक्षी पार्टियों में मतभेद को बढ़ा देगा? जरूरी हो जाता है कि आखिर परिसीमन का विरोध कर रहे हैं या परिसीमन के तरीकों का। ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, और लेकिन सत्ता पक्ष
क्योंकि अंक गणित में बदलाव हुआ, हमने पहले भी आपको बताया, ऐसे में ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि हो सकता है सरकार जो भी विधेयक रखे वो पास हो जाए, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार है। समझना तमाम चीजों को है। ये बड़ा सवाल है कि परिसीमन से विपक्ष को दिक्कत हो रही है या फिर परिसीमन करने के तरीकों से दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से समीर बाकरे जी हमारे साथ है। समीर जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शिवानंद जी, बहुत स्वागत आपका। शिवानंद जी, सबसे पहले तो शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी, आखिर विरोध क्यों परिसीमन का? देखिए, ये लोगों ने अभी हमने कांग्रेस पार्टी एलओपी, हमारा नेता अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ सबको साथ मीटिंग हो गया। मीटिंग में मैं भी CWC मेंबर हूँ। तो हमारा जो मीटिंग में ये तय हो गया कि किसी भी हालत में ये बिल पास नहीं करने देना है। ये लोगों ने CBI ED इनकम टैक्स के नाम पे प्रेशर बनाना, दबाव कराना, ब्लैकमेलिंग करना, इनका धंधा हो गया। देखिए, हमने नीट पेपर लीक का मुद्दा बड़े मायने में रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन हम लेके रहेंगे। ये जो राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी किया है, SIT का आज ड्रामा कर रहे लोग, फिल्म बना रहे, किसी को अरेस्ट नहीं किया, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया। करनी और कतनी इनका अलग है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की हम मांग करेंगे, सिटिंग जज के नेतृत्व में निष्पक्षपात इंक्वायरी होना चाहिए। देश के पंतप्रधान विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान, हिंदू समाज का माफी मांगना चाहिए। चुप्पी राम के नाम पे लोगों ने चंदा चोरी। ठीक है शिवानंद जी, ये तमाम अलग मुद्दे हैं। फिलहाल अभी मॉनसून सत्र में अब क्या परिसीमन को लेकर जब सरकार सामने आएगी तो आप उसका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, ये इस चीज को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। आपके पास वापस आऊंगी। समीर जी, वो कह रहे हैं कि अन्याय होगा, जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता है तो ये न्याय संगत नहीं होगा दक्षिण के राज्यों के लिए। देखिए भावना जी, कांग्रेस पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। ये आज से नहीं 75 साल से है। इनको जब पूरा बहुमत था, 2/3 बहुमत था 1984 में भी, कभी इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण का कभी बिल नहीं लाया। देखिए भावना जी, इतिहास नारों से नहीं, निर्णयों और नीतियों से चलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेके ये नारी सम्मान विधेयक लाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने भी आपकी ओपनिंग रिपोर्ट में कहा कि दक्षिणों के राज्य के साथ कोई अन्याय होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से तो हर राज्य की 50% सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। और मुझे बताइए कि अगर महिला सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को क्या ऐतराज है? और जो सरकार ने अगर कोई प्रपोजल दिया है उसमें मुझे एक चीज बताइए जो जनता के खिलाफ है। देखिए, 4 महत्वपूर्ण चीजें इसमें हो रही है। ये आज की लोकसभा सीट जो है वो 543 1971 के जनगणना पे, तब भारत की लोक संख्या क्या थी? तब लोक संख्या थी 55 करोड़। आज क्या है? 140 करोड़। तो क्या वही 543 सांसद रहने चाहिए जब जनसंख्या दो गुना से ज्यादा बढ़ी है? दूसरी बात ऐसी है कि अगर महिला आरक्षण देना है तो हमने 2023 में जो कानून पास किया उसमें सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होने के बाद वो लागू होगा। तो अगर सरकार चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण जल्दी लागू हो तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के खिलाफ क्यों है? तीसरी बात ऐसी है, जो रोटेशन महिलाओं आरक्षण का करना है सीटों का, तो उसमें भी अगर सीटें बढ़ती है तो ज्यादा सहूलियत होगी। और चौथी चीज है कि अगर सभी राज्यों के 50% बढ़ रही है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? ये देखिए, आर्टिकल 81 के हिसाब से डिलिमिटेशन जरूरी है। 1976 में उस पर 25 साल का फ्रीज लगा था 543 में, और दूसरा 2001 में 2026 तक था। तो आप अगर देश में अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे अगर करने जाएंगे तो राज्यों के बीच में असमानता हो सकती है। इसीलिए सरकार ने लाया कि हर राज्य की 50% सीट बढ़े। और कांग्रेस पार्टी का महिला विरोधी चेहरा देखिए, हमारे सरकार में राष्ट्रपति भी महिला है, वित्त मंत्री भी महिला है, और महिलाओं का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सेंट्रल फोकस रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल फोकस रहा है। और मुझे पूछना है कि 75 साल में इन्होंने एक भी बार विधेयक नहीं लाया। और जब ये विधेयक लाने का नाटक करते थे तो इनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये तो वहां पर विधेयक फाड़ते थे और वही संसद ये करते थे। मुझे तो लगता है कि सोनिया गांधी एक महिला विरोधी कैसा स्टैंड ले रही है, क्योंकि इनके किसमें डायनेस्टी में इनको सिर्फ हमारी फैमिली का राज रहना चाहिए। ये कभी भी महिलाओं को, आम महिलाओं को अधिकार नहीं देने के पक्ष में। कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। शिवानंद जी, जो आपकी चिंता, ठीक है समीर जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए।
मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ने वाली है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां भी अभी समझ रही है कि कांग्रेस के साथ जाके हमारा बंटाधार होने वाला है। पूरा महिला जो है हमारे साथ नहीं रहेगी। कांग्रेस, मैं आपको कहता हूं कि ये शीत सत्र में कांग्रेस अकेली पड़ने वाली है। ठीक है शिवानंद जी, अब अकेले पड़ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जो चिंताएं आप व्यक्त कर रहे हैं आपकी चिंता बढ़ जाए। देखिए, मेरे मित्र बीजेपी, इन्होंने बोला कि हमने महिलाओं के सम्मान किया। मुर्मू जी को राम मंदिर के टाइम आपका विश्व गुरु कहाँ गए थे? मुर्मू जी को राष्ट्रपति। शिवानंद जी, यहाँ पर बात किस चीज को लेकर हो रही है? आप पहुंच कहाँ गए हैं? राम मंदिर पर चर्चा हो चुकी है। शिवानंद जी प्लीज टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब आपका जवाब दूंगा मैं। अरे 2023 में देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने महिला आयोग जो गठित किया था वो क्यों लागू नहीं कर रहे? आप लोग महिलाओं के आड़ में जिस तरह से देशद्रोही काम चालू किया, नरेंद्र मोदी फेलिवर प्राइम मिनिस्टर है, भ्रष्टाचार प्राइम मिनिस्टर है। शिवानंद जी, मैंने वो आरोप तो वो आप पे लगा रहे हैं कि आप जो महिला आरक्षण कानून है आप उसे पास नहीं होने दे रहे हैं, आप उसे लागू नहीं होने दे रहे हैं। शिवानंद जी, ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है। दूसरे पर आरोप आप लगा रही, वो आपका बता रहे हैं, आप उनका बता रहे हैं, आप अपना बताइए। वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण जब लागू हो सकता है तो क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, 2023 में महिला आरक्षण का ऑलरेडी बिल पारित हुआ था। हम बोल रहे कि चलो 50-50 उसमें था, वो करो ना भाई। ये इस तरह से आप लोगों ने, नरेंद्र मोदी फेलिवर प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी महंगाई के बारे में सोच नहीं, युवा युवती के बारे में सोच नहीं, किसान के बारे में सोच नहीं। ये लोगों ने नीट पेपर। शिवानंद जी, ये मानसून सत्र थोड़ी चल रहा है, ये मानसून सत्र नहीं चल रहा है। ये मुद्दे आप बताइएगा, आपके प्रतिनिधि जो है वो उठाएंगे मानसून सत्र के दौरान। यहाँ पे चर्चा चल रही है और एक टॉपिक को लेकर चर्चा चल रही है, एक विषय को लेकर चर्चा चल रही है। आप उस पर जिस तरह से, देखिए अभी समीर जी ने 4 बातें आपको बताई, 4 बातें आपको बताई, आप अपनी आपत्ति बताइए। यहाँ पर मानसून सत्र के लिए आप मुद्दे उठाने नहीं बैठे हैं। शिवानंद जी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, हम रास्ते पे उतरेंगे, पार्लियामेंट हाउस में आवाज उठाएंगे, ये किसी भी हालत में हम सक्सेस होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? यही तो सवाल पूछा जा रहा है शिवानंद जी, क्यों नहीं होने देंगे? एक बार समीर जी को बताइए कि क्यों नहीं होने देंगे। देखिए, भावना जी, आर्मी लोग अन्याय करेंगे साउथ में, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तमिलनाडु में, केरल में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, ये लोगों ने करनी और कतरी तेलंगाना में नहीं है। ये लोगों ने वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जी, अलीबाबा 40 और पार्टी सत्ता चाहिए। शिवानंद जी, आपको लगता है टीम से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है ठीक से? आपको लगता है टॉपिक ठीक से नहीं बताया गया है? आप एक बार टॉपिक क्लैरिफाई करिए, तब तक समीर जी आप जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए शिवानंद जी। क्वेश्चन है आपका? जो क्वेश्चन है मेरा, वो अभी आप उसका जवाब देने में विफल हुए हैं। अब समय समीर जी का है। अब दोबारा आपको, अब जब दोबारा, ठीक है, अभी समीर जी आपकी बात का जवाब देंगे, अभी आपके पास वापस लौट रही हूँ, तब तक थोड़ा सब्र कीजिए और इस बार ध्यान से सुनिएगा सवाल। ठीक है समीर जी, अपनी बात रखिए। देखिए भावना जी, पहले तो इन्होंने 75 साल कुछ नहीं किया, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी विधेयक लेके आए तो ये कहते हैं जल्दी क्यों लागू कर रहे हैं। अरे भाई, हम महिलाओं को 2023 में, अरे भाई साहब, अभी सुनिए ना, मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, अभी मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ ना शिवानंद जी, आपको मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। भावना जी देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला शिवानंद जी। 2023 में उसके बाद सेंसस होने वाला था, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण होगा। अगर हम जल्दी लगाना चाहते तो आपको तकलीफ क्या है? महिलाओं को जल्दी आरक्षण मिलेगा तो आपको तकलीफ क्या है? 2023 का ही कानून हम जल्दी लगाना चाहते तो आपको तकलीफ क्या है? 2023 में संसद के बाद डिलिमिटेशन होने वाला था, उसके बाद महिला आरक्षण होने वाला था, तो हम अगर जल्दी लाना चाहते तो आपको क्यों तकलीफ है? क्यों आप महिलाओं विरोधी बयान दे रहे हैं? क्यों आपकी पार्टी महिला विरोधी है? क्योंकि देश की 80% जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विश्वास है और हम ये विधेयक लाने में पूरी सक्षमता से साथ सभी पार्टियों से चर्चा करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं भावना जी, कांग्रेस पार्टी एक अलग थलग पड़ने वाली है। आज महाराष्ट्र में भी देखिए, सुप्रिया सुले ने भी बयान दिया, फिर संजय राउत जी ने भी बयान दिया। हर जगह के लोग हमारे साथ आ रहे। डीएमके को इन्होंने धोखा दिया है तमिलनाडु में, और जैसे ही मतलब सरकार बनी है विजय जी के साथ, ये धोखा देने वाली पार्टी है। देश को धोखा देती है, देश की महिलाओं को धोखा देती है। इनको शर्म आनी चाहिए।
को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं को अधिकार जो है ये लेने क्यों नहीं देते? महिला देखिए बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी, अलीबाग खालिदपुर पार्टी, शरद पवार गुट तोड़ा, उद्धव गुट तोड़ा, नीतीश कुमार गुट तोड़ा, आपके नेतृत्व में कोई दम नहीं है, आपके इंडियन में दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है, इंडिया अलायंस का कितना महिला आपके सांसद है बताओ? आपके नेतृत्व में कोई दम नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक हम लाके रहेंगे, हम सभी पार्टियों से बात करेंगे, कांग्रेस को नहीं आना। ठीक है समीर जी, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अलग थलग पड़ी। देखिए शिवानंद जी कह रहे हैं कि आप बात तो महिला आरक्षण की कर रहे हैं, लेकिन आपका इरादा परिसीमन का है, अब परिसीमन से उन्हें दिक्कत है। देखिए कांग्रेस पार्टी को देश के जो हित में चीजें रहती है वो उनको दिक्कत ही रहती है। आप मुझे बताइए 2011 के बाद क्या परिसीमन, 2011 के बाद शिवानंद जी बीच में परिसीमन हुआ है क्या? शिवानंद जी बीच में भावना जी मुझे बताइए 2011 के सेंसस के बाद परिसीमन हुआ है क्या? क्या संविधान क्या कहता है? हर सेंसस के बाद अरे 2023 में महिला, अरे भाई साहब सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात शिवानंद जी पहले सुन लीजिए। देखिए आपका कंफ्यूजन इसीलिए क्लियर नहीं होता है, इसीलिए कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है। एक बार जरा सुन लीजिए, जल्दी से अपनी बात रखिए समीर जी। हाँ 2011 के बाद परिसीमन नहीं हुआ है। 2023 में जो कानून हुआ था उसमें ऐसा था कि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण विधेयक हो गया। और हमने देखा है कि अगर साउथ के राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए तो 50% बढ़ाने के बाद महिला आरक्षण भी लागू होता है, परिसीमन भी हो जाएगा, संविधान के साथ से भी हो जाएगा। और जो 1971 शिवानंद जी अगर प्रक्रिया वो भी हट संवैधानिक जाएगा। है, अगर चल रहा है प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो फिर तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कांग्रेस को। भावना जी देखिए 2023 में महिला बिल लेके आए थे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमने समर्थन किया था। वो 2023 का बिल आप लागू कीजिए, महिला बिल नंबर 1। नंबर 2 साउथ, देखिए साउथ नॉर्थ ये लोग भेदभाव करना चाहते हैं। ये लोगों ने कर्नाटक बताइए 50% बढ़ी तो क्या होगा? बीच में उसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब दीजिए ना पहले आप महिलाओं जवाब तो दीजिए। 50%। चलिए समीर जी देखिए बात कहाँ शुरू हुई परिसीमन पर, बात कहाँ शुरू हुई महिलाओं के हित के लिए और पहुंच कहाँ गई राजनीति पर, चुनाव पर। लेकिन कोई बात नहीं, अब मॉनसून सत्र में ही देखेंगे क्या कुछ होता है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम है शिवानंद जी, माफी के साथ रोक रही हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि परिसीमन का विरोध किया जा रहा है, महिला आरक्षण कानून का विरोध किया जा रहा है, या परिसीमन के तरीकों का विरोध किया जा रहा है। अब इतना तो तय है कि मॉनसून सत्र के दौरान गहमा गहमी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की चर्चा में इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।